हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 6। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे पास जो है वो सिलेबस की इतनी इन्फॉर्मेशन है कि हमें 30% जो है वो नहीं लेना है। अभी हम 70% ही कंसिडर कर रहे हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम उसमें देख लेंगे कि हाँ भाई कौन से चैप्टर हमको और पढ़ने हैं, बट अभी हम 70% ही लेके चल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट किया, सेकंड किया, फिर थर्ड स्किप होके फोर्थ आया, फिफ्थ स्किप होके सिक्स्थ आया है। उसके बाद 7 चैप्टर भी हम नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद आज के चैप्टर के बाद हम सीधा स्टार्ट कर देंगे पद्य पाठ, क्योंकि आज हम चैप्टर के साथ साथ उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो चैप्टर किसके बारे में है पहले उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ के लेखक जो है वो है भगवत शरण उपाध्याय, और इन्होंने अजंता की जो गुफाएं हैं उनके बारे में बताया है कि उसमें किस तरह का वर्णन किया गया है। तो आपको जो एक पीछे दिख रहा है ये अजंता की गुफाओं का ही एक चित्र है, जिसमें बताया गया है कि जो बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म के लोग, उनके बारे में बताया, उनके चित्रों के बारे में बात की गई है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले समझेंगे हमारे लेखक का संक्षिप्त परिचय, उसके बाद उनका जीवन परिचय, भाषा शैली, साहित्य में स्थान और रचनाएं, और उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इनका संक्षिप्त वर्णन कि क्या क्या है। तो इनका नाम था भगवत शरण उपाध्याय। जन्म जो है वो कहा जाता है कब है, 1910 ईस्वी में। जन्म स्थान है ग्राम उजियारपुर, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, 1 मिनट। नेक्स्ट है लेखन विधा। इन्होंने किस किस तरह का लेखन लिखा है, तो निबंध, हिंदी साहित्य, इन दोनों में इनका बहुत बड़ा योगदान है। निधन जो हुआ था इनका हुआ था अगस्त 1982 ईस्वी में, और साहित्य में इनका बहुत विशिष्ट स्थान है, जो कि हम साहित्य में स्थान में इनको अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले कि इन्होंने क्या क्या चीजें की थी, इनके जीवन में क्या क्या चीजें आई थी, इन्होंने किस तरह से अपनी पढ़ाई की थी और किस तरह अपने जीवन को इन्होंने आगे बढ़ाया था। तो देखिए, जीवन परिचय में है कि भगवत शरण उपाध्याय का जन्म जो है वो सन 1910 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के उजियारपुर नामक गांव में हुआ था। देखो, आप जब परिचय लिखते हो तो परिचय कैसे लिखो, सबसे पहले जो बड़ी जगह है उसके बारे में लिखो, उसके बाद आप उसके बारे में बाकी की चीजें बताओ कि भाई पहले क्या हुआ, भाई पहले आप उसका प्रदेश बता रहे हो, भाई कौन सी जगह से है, फिर उसी के अंदर जिले को बताओ, फिर जिले के अंदर भी कोई गांव है तो उसको बताओ। तो यानी बड़े से छोटे की तरफ आपको जाना है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास विषय में एमए किया। इन्होंने एमए किया। ये संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व के समर्थ अध्येता और हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उन्नायक रहे हैं। अध्येता मीन्स क्या होता है, अध्ययन करने वाले। इन्होंने अध्ययन किया था पुरातत्व के समर्थ में, मतलब पुराने जो चीजें थी उनके रिलेटेड इन्होंने पढ़ाई करी थी, उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उन्नायक, उन्नायक मतलब होता है उन्नति करने वाले, कि आगे इन चीजों में लिखने के मामले में इन्होंने बहुत ज्यादा उन्नति करने वाले थे। इन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास और भारतीय संस्कृति का विशेष अध्ययन किया। एक तो भारत का प्राचीन इतिहास, तो ये अजंता जो है ये एक प्राचीन इतिहास के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो भारत का प्राचीन इतिहास और उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति जो है उसके बारे में भी इन्होंने बहुत ज्यादा अध्ययन किया। तो आप इसको साहित्य वाली लाइन में भी अगर आपको लगता है तो आप वहां पे भी इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने क्रमशः पुरातत्व विभाग यानी पुराने विभाग जो है उनसे रिलेटेड प्रयाग संग्रहालय और लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष रहकर इन्होंने पिलानी के बिड़ला महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर कार्य किया, मतलब वहां पर वो प्रिंसिपल के तौर पर रहे। तत्पश्चात इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर अवकाश ग्रहण कर चुकने के पश्चात देहरादून को अपना निवास स्थान बनाया। मतलब फिर बाद में ये कहाँ रहने लग गए, देहरादून रहने लग गए। और अगस्त 1982 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया, यानी इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये था इनका जीवन परिचय। आगे बढ़ते हैं। साहित्य में स्थान, इनका साहित्य में क्या स्थान था। उपाध्याय जी ने कई बार यूरोप, अमेरिका, चीन आदि देशों का भ्रमण किया तथा वहां पर भारतीय संस्कृति तथा साहित्य पर बहुत से महत्वपूर्ण व्याख्यान लिखे। यानी वहां पर उन्होंने काफी चीजों को व्याख्या किया कि भारत में क्या क्या चीजें हैं उससे रिलेटेड। 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर आपने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने का स्तुत्यक प्रयास किया। मतलब गाया जाने वाला इन्होंने ऐसा प्रयास किया कि इन्होंने इतनी सारी चीजें की कि इनके बारे में हम बात कर रहे हैं।
इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये प्राचीन भारतीय इतिहास का एवं संस्कृति के प्रमुख अध्येता तथा व्याख्याता होते हुए भी रूढ़िवादिता और परंपरावादिता से सदैव ऊपर रहे। यानी ये रूढ़िवादिता यानी पहले की जमाने की जो बातें हैं कि ये चीजें ऐसे नहीं करनी है, इन चीजों के लिए मना है, उन सभी को छोड़कर इन्होंने आगे बढ़े। परंपरावादिता से भी सदैव क्या रहे, ये दूर कि हमें जो परंपरा चलती हुई आ रही है हमेशा उसको फॉलो नहीं करते थे, परंपरा से हटकर कुछ करके दिखाते थे। वस्तुतः अपने मौलिक और स्वतंत्र विचारों के लिए प्रसिद्ध थे। ये कैसे थे? मौलिक यानी कि जो चीज सही है उसके बारे में बात करते थे, और स्वतंत्र थे यानी अपने ऊपर इनका ये था कि मुझे जैसा करना है मैं वैसा करूंगा, अपनी सोच रखते थे, अपना विचार रखते थे। क्लियर? ये हो गया इनका साहित्य। अब बात करते हैं इनकी रचनाएं। उपाध्याय जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, खून के छींटे, इतिहास के पन्नों पर, कलकत्ता से पिकिंग, कुछ फीचर्स, कुछ एकांकी, इतिहास साक्षी है, ढूंढा आम, सागर की लहरों पर, विश्व को एशिया की देन और मंदिर और भवन, इंडिया इन कालिदास। ये कुछ अलग अलग इन्होंने रचनाएं की थी, तो आप इनकी रचना याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, भाषा शैली। इनकी भाषा कैसी थी वो बहुत जरूरी है। अपनी रचनाओं में उपाध्याय जी ने शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, परिमार्जित मतलब बिना किसी मिलावट के बिल्कुल साफ सुथरी इन्होंने भाषा लिखी थी। भाषा में प्रवाह और बोधगम्यता के साथ, प्रवाह यानी कि फ्लो के साथ साथ बोधगम्यता यानी खुद से ही समझ पढ़ के समझने वाली ये चीज होती थी इनके साथ। गंभीर चिंतन और विवेचन की गहराई सर्वत्र विद्यमान थी, यानी किसी भी बात के बारे में गंभीर चिंतन करके और उसका विवेचन करके बहुत गहराई से उसके बारे में लिखते थे। यानी किसी भी चीज के बारे में अगर वो लिखते थे तो उसको बहुत ही डीप में लिखते थे, और ऐसा लिखते थे कि सामने वाला पढ़ के खुद से ही समझ के उन चीजों को खुद से देख ले कि अच्छा हाँ इन्होंने ये जो लिखा है इन्होंने इस तरीके से सोच के लिखा होगा। ऐसी इनकी रचना होती थी। इनकी शैली तथ्यों के निरूपण से युक्त, कल्पनामयी और सजीव है। कैसी है इनकी शैली? इनकी शैली जो फैक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड होती थी, जो फैक्ट्स होते थे उनको लेकर ये बनाते थे। कल्पनामयी भी थी यानी कुछ कुछ ये सोच कर भी उसमें चीजें डालते थे, और सजीव थी यानी ऐसा लगता था कि हाँ बस ये जो लिखा है उस टाइम पे हम भी उसी जगह पर है, ऐसा दिखता था। इनकी रचनाओं में प्राय विवेचनात्मक, वर्णात्मक, भावात्मक शैलियों के दर्शन होते हैं। तो ये भाषा शैली में आप ये जो शैलियां हैं, इन शैलियों के जो चारों नाम हैं वो आप इसमें लिख सकते हो। बस आपको देखना है कि किसकी शैली में कौन सी वाली शैली, मतलब किस लेखक की में कौन सी शैली चल रही थी, तो आपको वो शैलियों की यानी भाषा शैली में एक पॉइंट तो आपको ये लिखना ही लिखना है, एक पॉइंट आप ये लिख ही सकते हो, और साथ साथ आप बोधगम्यता ये सारे वर्ड्स भी उसमें डाल सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर के बारे में समझते हैं कि चैप्टर है किसके ऊपर। तो चैप्टर है अजंता की गुफाओं के ऊपर, उससे रिलेटेड वहां के बारे में बताया है। तो संकलित पाठ अजंता पुरातत्व संबंधी लेख, यानी पुरानी जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड है, उसके बारे में लिखा गया है, जिसमें लेखक ने अजंता की गुफाओं की क्या बात करी है, उनकी चित्रकारी और शिल्प के इतिहास और सौंदर्य का वर्णन ही नहीं किया है, यानी सिर्फ उसकी ब्यूटी के बारे में बात नहीं की है, वरन दर्शक के मन पर पड़ने वाले उनके प्रभावों को भी अपनी मनोरम शैली में साकार कर दिया है। इन्होंने सिर्फ सौंदर्य, इतिहास इनके बारे में ही नहीं, बल्कि उन्होंने ये बताया है कि जो लोग इसको पढ़ेंगे, यानी जो दर्शक हैं, जो लोग उसको देखने जाते हैं, या आप भी अगर इस पाठ के माध्यम से उसे पढ़ रहे होंगे तो आपको भी पता चलेगा कि वहां पर किस तरह से कैसी कैसी चीजों को लिखा गया था और कैसी कैसी चीजें हुई थी वहां पे। भारतीय संस्कृति एवं साहित्य पर उपाध्याय जी द्वारा विदेशों में दिए गए व्याख्यान हिंदी साहित्य को अमूल्य निधि है। वस्तुतः उपाध्याय जी को हिंदी साहित्य में क्या किया जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हमारा अब अजंता चैप्टर, जिसको समझते हैं। तो अजंता जो है, पहली चीज तो कि कहाँ पर है, तो अजंता जो है औरंगाबाद जो है उसी के पास में, जो उसी से 106 किलोमीटर समथिंग ऐसा है, वहां से दूर अजंता की गुफाएं हैं, और उसके बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। जो व्यक्ति हैं, आज हमको हमारे पूर्वजों के बारे में कैसे पता चला? जरूर उन्होंने कुछ ना कुछ किया था, जिनको पढ़ के समझ के हमें समझ में आया कि अच्छा हाँ हमसे पहले ये सारी चीजें हुई थी। तो इंसान जो होता है, आदमी जो होता है, वो अपने बारे में बताने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चीजें करते हैं। जैसे कि कोई क्या करते हैं, अमर बनने के लिए पहाड़ों को काटते हैं,
पहाड़ों को काट के उसके हिसाब से कुछ कुछ शेप बना देते हैं, कुछ कुछ उनमें आकृतियां बना देते हैं, कुछ उनमें लिखवा देते हैं। तो उससे हमको हमारे पहले वाले टाइम के बारे में पता चलता है। तो हर कोई ऐसे ऐसे करता है। किसी तरह इंसान की खूबी कहीं कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा जाए। भाई किस तरह से हम जो सदियां हैं, हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, उनको पता चले कि इससे पहले क्या हो रहा था। तो कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा करता है ताकि हमारे बाद वाले लोगों को ये पता रहे कि भाई ये चीजें, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्मल लोगों के बारे में बात करें, ये तो चलो इतिहास की बात है, हम नॉर्मल लोगों की बात करें तो आपने देखा होगा कि हमारे घर परिवार में क्या करते हैं, बर्तनों पे नाम लिखवाते हैं। जब भी कोई बर्तन लेते हैं, को बड़ा बर्तन या छोटा बर्तन भी ले लेते हैं, तो उस पर नाम लिखवाते हैं। अब आप सोचो, अभी आपके पापा मम्मी ने नाम लिखवाया या आपके दादा दादी ने नाम लिखवाया था, आप बड़े हो जाओगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, तो वो बर्तन अगर रहेंगे और अगर आप उसमें नाम देखोगे तो क्या होगा, नाम पता लगेगा, अच्छा मेरे परदादा जी का नाम ये था, अच्छा मेरे परदादा जी के नाम, उनके पिता का भी नाम ये था। तो आप उससे अपनी पहचान बना रहे हो कि हाँ भाई हमसे पहले ये सारी चीजें हुई थी। तो सेम इतिहास में भी ऐसा ही था कि अगर हमारे आसपास की चीजों के बारे में बताना था तो लोग कुछ कुछ करते थे ताकि सदियों तक वो चीजें आगे याद रहे। इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए, मतलब बहुत सारे उपाय किए उन्होंने। क्या क्या किए, उसने चट्टानों पर अपने संदेश को दे, चट्टानें जो होती हैं वहां पर उन्होंने कुछ कुछ लिखा। ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंबे खड़े किए। ताड़ मतलब ताड़ जैसा वृक्ष होता है लंबे लंबे, उसके जैसे ही उन्होंने खंबे खड़े किए और वहां पर उन्होंने कुछ कुछ लिखवाया। तांबे और पीतल के पत्रों पर अक्षरों के मोती बिखरे। जो तांबे और पीतल के जो बड़े बड़े पत्र होते हैं, यानी जो शीट होती है, उन पर कुछ कुछ लिखा गया था जो हमको पहले के टाइम की चीजें मिलती हैं। उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। और उस पर क्या लिखा होता था, भाई जो भी हमारे पहले के टाइम पे जो भी चीजें हुई थी, कब किसका जन्म हुआ था, क्या चीजें हुई थी, वो सारी चीजें हमको मिलती है। अगर आप पीछे किसी म्यूजियम में जाते हो या किसी संग्रहालय में जाते हो तो वहां पर आप देखते हो कि पुरानी पुरानी चीजें रखी होती हैं। तो वो चीजें कहाँ से मिली, उन्होंने इस तरह से अपनी चीजों को संभाल के रखा था जो आगे हम लोगों को वो नॉलेज के तौर पर मिल रही है। तो इस तरह से रखा जाता था और ये हमारे लिए क्या है, एक विरासत बन गई है, यानी उनकी अमानत है जो उन्होंने हमको दी है और आज जो उनकी विरासत जो है वो हमारे पास सुरक्षित है। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा। तो इतने सारे जो उपाय थे कि भाई ताड़ के वृक्षों के समान खंबे रखे जाते थे, पत्रों पर कुछ कुछ लिखा जाता था, तो उसी में एक और क्या उपाय था, वो था ये पहाड़ काटना। तो उस पहाड़ काटने से क्या हुआ था, सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए हैं। तो क्या हुआ है कि पहाड़ों को काट काट कर उन पे क्या बनाया गया, अभिराम मीन्स की बहुत अच्छे अच्छे चित्र जो हैं बनाए गए, बहुत सारे मंदिर बनाए गए, पहाड़ों को काट काट कर मंदिर बनाए गए। आज से कोई 2,25,000 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी थी। 2,25,000 साल, ठीक है, 2,25,000 साल पहले से ही क्या हो रहा था, पहाड़ों को काटकर मंदिर बनाने की जो परंपरा है वो चलती आ रही थी। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है और इन पहाड़ों को काटकर जो गुफाएं बनाई गई थी उसमें अजंता जो है सबसे पुरानी गुफा मानी जाती है। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल के, तो ऐसे ही दो और गुफाएं भी थी, कौन सी, एलोरा और एलिफेंटा। देश की गुफाओं और गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं। सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो कौन सी है, अजंता की गुफाएं जो है उनको प्रसिद्ध माना जाता है, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए। और इन पर क्या लिखा गया है, इन पर चित्र और इसके नमूने बने गए, इनके बारे में लिखा गया है। और किसके बारे में लिखा गया है वो आगे पढ़ेंगे। तो दीवारों पर चित्र बने गए हैं जो कि एक नमूने के तौर पर दिखाया जाता है कि हाँ हमारी संस्कृति में ये सारी चीजें थी। चीन के तुन हुआंग और लंका के सिमिरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए थे। और जैसा हमारे अजंता की गुफा में था वैसे ही चीन की गुफा जो है वो है तुन हुआंग, और लंका की सिमिरिया जो पहाड़ियों पर दीवारें थी वैसे जैसा हमारे अजंता में थी वैसी ही जो है इन पर भी बनी हुई हमको नमूने कुछ मिलते हैं। और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, तब भला अपने देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे निहाल न होते। तो भाई जब विदेशों के लोगों ने ये सारी चीजें कर ली तो हमारा देश कैसे नहीं निहाल होगा। तो हमारे देश ने भी इन चीजों को देखा कि अच्छा यहाँ पर इस तरह की कोई चीजें आकृति बनाई जा रही है, यानी इस तरह की गुफाएं हैं और उन पहाड़ों को काट कर उन गुफाओं को बनाया गया है।
तो यहाँ पर इस तरह के आपको बौद्ध धर्म के जो हैं आपको मिलेंगे चित्र, जब अगर आप अजंता की गुफाओं में अगर कभी जाने का मौका मिले तो। वाघ और सितनवसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में हैं, जिनके दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया की सिरज गई है। मतलब उनकी दीवारों पर ये कौन कौन सी, वाघ और सितवंसल जो है गुफाएं, वहां पर प्रेम और दया के बारे में ऐसे ऐसे चित्र बने हुए, जिन चित्रों को देखकर आपको लगेगा कि यहाँ से प्रेम और दया का भाव आ रहा है, यानी चित्र ही अपनी कहानी खुद से कह रहे होंगे। और जैसे संगसाजों ने उन गुफाओं पर रौनक बसाई है, चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं, कलावंत छेनी से मूर्ते उभारते कोरते गए हैं, वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है, प्रकृति भी वहां थिरक उठी है। अब संग साजो यानी कि जो उनको सजाने वाले जो लोग हैं, उनके लिए बोला है कि उन्होंने क्या कर दिया है, गुफाओं पर जैसे कि रौनक बसा दी है, चितेरे जैसे रंग यानी बिल्कुल ब्राइट ब्राइट कलर्स जो है, रंग और रेखाएं जो है वो दिखा रही हैं क्या, दर्द और दया की कहानी लिख रहे हैं। शिल्पकार जो है वहां के वो उनको गढ़ के इस तरह से बना रहे हैं जैसे कि प्रेम और दया की कहानी खुद से ही वो कह रहे हैं। कलावंत यानी जो कलाकार लोग हैं वो छेनी से खोद खोद के पहाड़ों को क्या कर रहे हैं, उनको उभारते हुए चित्र बना रहे हैं, छेनियों से खोद खोद के उनको मूर्त रूप दे रहे हैं जिससे कि वो और अट्रैक्टिव लगे। वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस रहा है और ऐसा लग रहा है, यानी जब अजंता की आप गुफाएं देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल यहाँ से तो नूर यानी चमक निकल रही है, बिल्कुल ये चमक रही है, और प्रकृति यानी नेचर भी ऐसा लगता है कि उसके सामने क्या कर रही है, नृत्य कर रही है, यानी उनकी खूबसूरती के बारे में बताया है। बंबई के सूबे में बंबई और हैदराबाद के बीच, बंबई के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ये महाराष्ट्र से आगे जाके आता है, तो बंबई के सूबे में बंबई और हैदराबाद के बीच जो है विंध्याचल पर्वत है, उसके पूर्व पश्चिम की ओर जो पर्वतमालाएं जा रही हैं, जो पहाड़ जा रहे हैं, उनके निचौंदे मतलब नीचे की तरफ पहाड़ों का एक सिलसिला चल रहा है जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ है। फिर से समझो क्या है, बंबई और हैदराबाद के बीच में जो है विंध्याचल पर्वत, वहां से पूर्व से पश्चिम की ओर क्या चल रही है, पहाड़ों की कुछ श्रृंखला चल रही है, और उस पहाड़ों की श्रृंखला में एक नीचे की तरफ पहाड़ चल रहे हैं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रहे हैं, यानी कि इस तरह से चल रहे होंगे, और उनमें उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रहे हैं, और वहां पर एक उन्हें क्या कहा जाता है, सहाद्री कहा जाता है। जो अलग से एक श्रृंखला चल रही है उत्तर से दक्षिण तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, सहाद्री कहते हैं। अजंता के गुहा मतलब होता है गुफा, ठीक है, अजंता के गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनाद करते हैं, यानी जो ये पर्वत श्रृंखला जो चल रही है उत्तर से दक्षिण की तरफ, इसको क्या बोला जाता है, पहाड़ की जंजीर बोला जाता है, यानी एक जंजीर जैसे बांध के रखती है वैसे एक पहाड़ों की श्रृंखला चलती जा रही है, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अजंता की गुफाएं कहा गया है। ठीक है, तो बंबई से हैदराबाद के बीच में जो विंध्याचल पर्वत की जो श्रृंखला है, उन्हीं के नीचे पर्वतों की एक और श्रृंखला चल रही है जिसको क्या कहा जाता है, जंजीर कहा जाता है, पहाड़ की जंजीर, और वही अजंता की गुफाएं हैं। ओके, नाउ अजंता गांव से थोड़ी दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बागुर नदी कमान सी मुड़ गई है। अब यहाँ पर क्या है, अजंता जो है उसके बारे में बोल रहे हैं कि गांव से थोड़ी दूर पर पहाड़ों के नीचे से क्या चल रही है, एक नदी जा रही है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे पैरों में से सांप नहीं होते, पैरों से सांप नीचे से सरकते हुए जाते हैं, वैसे ही नदी है जिसका नाम क्या है, बागुर। ठीक है, बागुर नदी है वो जा रही है, वही पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है, कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का ये सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया और उन्होंने उसे खोदकर भवनों महलों में भर दिया। अब जो ये पहाड़ थे, ये देखो इस तरह से पहाड़ है, अब आप इसको देखोगे तो आपको कैसा दिख रहा है, ये अर्धचंद्राकार यानी आधा जैसे चांद होता है वैसे दिख रहा है, और उस तरह से बना हुआ है। और हमारे जो बनाने वाले जो लोग थे उन्होंने क्या किया, इनको हरे वनों के बीच में, यानी हरे वन थे, इनके बीच में इन्होंने मंच की तरह यानी ऐसे स्टेप में इन्होंने गुफाएं बनाना शुरू कर दी, और उन गुफाओं के साथ साथ उन्होंने क्या किया, हमारे जो पुरखों थे उनको ये चीज अच्छी लगी और उन्होंने इनको क्या किया, खोद कर क्या कर दिया, इनको महल बना दिए, यानी इनके अंदर अब क्या बनने लग गए, महल बनने लगे। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको ये खंबे दिख रहे होंगे, है ना, ये गुफा है, और अंदर यहाँ पे तो क्लियर नहीं दिखी होगी, अगर आप सर्च करके देखोगे तो आपको ऐसे आधा जैसे कटोरा होता है ना, उसकी तरह आपको दिख रहा होगा, अर्धचंद्राकार दिख रहा होगा। सोचिए जरा ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमजोर इंसान का इन्होंने मेल जो किया,
तो पर्वत का हिया दरकता चला गया और वहां एक से एक बरामदे, हाल और मंदिर बनते चले गए। अब क्या हुआ कि ये किन्होंने बनाया होगा? लोगों ने बनाया होगा। अब लोग कैसे थे? बिल्कुल कोमल थे। ये क्या थी? ठोस पहाड़ थे। इन दोनों का मिलन हुआ। मिलन होके इन्होंने क्या किया? पर्वतों का जो हृदय है उनको बिल्कुल हिला दिया, क्योंकि जो पर्वत थे उनको खोद खोद कर, उनको तोड़ तोड़ के इन्होंने महलों में इनको कन्वर्ट कर दिया। एक गुफा थी और गुफा के अंदर इन्होंने बहुत सारे महल बना दिए। तो क्या क्या बना दिया भाई? बरामदे, हाल, मंदिर और इस तरह से बना के इन्होंने अजंता के गुफा को बनाया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया। पहले तो क्या किया? पहाड़ों को काटा और उसको पूरा खोखला किया, क्योंकि पहाड़ था उसको अंदर से खोखला करेंगे, फिर उनको शेप देंगे, तो इसलिए उन्होंने पहले पहाड़ों को काटा। तो एक मनुष्य कोमल हृदय का और एक पहाड़ बिल्कुल सख्त, और इन दोनों का मेल हुआ और उनसे क्या ये नई रचनाएं बनकर आई। फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए। फिर उसके बाद क्या किया? उसमें सुंदर सुंदर भवन बनाए, जहां खंभों पर उभरी मूर्तें विहस उठी। और वहां पर क्या हुआ? जो मूर्तें उन्होंने बनाई, खंभों पर जो मूर्तें बनाई, जो कलाकारी की गई, वो क्या दिख रही थी? विहस रही थी, मतलब कि खुश होकर दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मूर्ति खुद से खुश होकर हमको दिखा रही है। तो ये सारी उसमें खूबसूरती आने लग गई। भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई। अब भीतर की यानी कि जो अंदर की तरफ जो दीवारें थी उनको सबको क्या कर दिया? पूरा रगड़कर चिकना बना दिया। और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी। और क्या किया? जो पहाड़ थे उनको बिल्कुल रगड़ कर उनको बिल्कुल चिकना बना दिया, और फिर उन पर इन्होंने क्या किया? चित्र बनाए, और चित्र बना के ऐसे दिखाया कि पूरी एक चित्रों की दुनिया ही बना दी। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्र की काया सिरज दी। फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। पहले क्या किया उन्होंने? पूरी दीवारों को चिकना चिकना था, उनको चिकना किया। उसके बाद उस पर उन्होंने प्लास्टर किया, रंग भरे, आकृतियां बनाई, और आकृतियां बना के जो बाकी के कलावंत यानी कलाकार जो लोग थे उन्होंने उसमें कलर डाल के उसको क्या कर दिया? ऐसा दिखा दिया जैसे कोई उसके अंदर प्राण डाल दिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी और पहाड़ पुलकित उठे। और उसके बाद क्या हुआ? दीवारें ऐसे लग रहा था बिल्कुल खुशी से नाच रही हैं और पुलकित होके यानी कि खुश होके चारों तरफ क्या कर रही हैं? अपनी खूबसूरती को बिखेर रही हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। और ऐसा लग रहा है कि इसमें इतना ज्यादा जीवन भर दिया है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे अजायब यानी कि अलग अलग बहुत नई नई चीजें जो है उनका भंडार हमारे सामने खुलकर आ गया हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई। और कहानी से कहानी यानी कि जो फसाने थे, जो पहले की जो बातें थी, वो जो बातें हैं वो हमको यानी कहानी से कहानी टकराने लगी, यानी उसमें जो चित्र थे उससे हमें एक नई से नई कहानी मिलने लगी। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय को, दया और त्याग की। जहां बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा। अब यहाँ पर बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, इन सभी की कहानी दिखाई गई। क्रूरता और भय के बारे में दिखाया गया, त्याग और दया के बारे में दिखाया गया। जहां पर बेरहमी थी वहीं किसी चित्र में आपको क्या दिख रहा था? दया का भी समुद्र उमड़ रहा था। कहीं पाप था तो कहीं क्षमा का सोता फूट रहा था। राजा और कंगले विलासी और भिक्षुक, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों का हाथों सिरजते चले गए। और अब इसमें क्या हुआ? आपको अलग अलग चीजें दिखने को मिली। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अजंता में आपको किन किन की कहानियां मिल सकती हैं, या आपको इस तरह से गद्यांश मिल जाएगा। तो गद्यांश में अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अजंता की गुफाओं में आपको कौन कौन सी कहानियां दिखती है, तो आप ये सारी कहानियां लिख सकते हैं कि भाई वहां पर बंदर की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, दया और प्रेम की कहानी, ये सभी चीजें आप लिख सकते हो। तो इस तरह से क्षमा के बारे में दिख रहा था। कहीं राजा तो कहीं कंगाल, कहीं भिखारी, कहीं पशु, कहीं पक्षी, कहीं नर, कहीं नारी, कहीं मनुष्य, सभी के बारे में दिखाया गया था। तो अगर आप इस चित्र को देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको हाथी दिख रहे हैं, अंदर आपको और भी आकृतियां दिखेंगी। तो उससे हमको ये चीजें दिख रही थी कि अच्छा कौन सी कथा से क्या क्या चीजें चल रही हैं और हमसे पहले क्या क्या हुआ था, हमसे पहले मतलब इतिहास में पहले क्या क्या चीजें हो चुकी थी, उनके बारे में अजंता की गुफाओं से हमको जानकारी मिलती है। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत में कैसे जीता जा सकता है, यानी हैवान यानी जो दुष्ट लोग हैं उनकी हैवानियत को इंसानियत से कैसे जीता जाए, उसके बारे में आपको कुछ बातें मिलेंगी। कोई अजंता में जाकर देखे, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है तो आपको अजंता जाना चाहिए। अब मेरे को भी इतना एक्साइटेड हो रहा है कि मैं भी कभी जाऊं। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। यहाँ पे बुद्ध जो हैं उनके बारे में बात की जा रही है, उनके जीवन से रिलेटेड ही इसमें सारी चीजें आपको दिखेंगी।
जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं और हटने का नाम नहीं लेती है। तो आपको जो अजंता की गुफाएं हैं वहां पर बुद्ध जी हैं, उनके बारे में, उनके जन्म से लेकर उनके निर्वाण यानी कि जब तक वो थे उनके बारे में आपको सारी बातें मिलेंगी, और ऐसी बातें मिलेंगी, ऐसी घटनाएं मिलेंगी कि आप उनको देखते ही आपकी आंखें अटक जाएगी, आपको लगेगा कि मैं यहीं पर ही रुक जाऊं, इन चीजों को यहीं पर ही एंजॉय करता रहूं। तो इस तरह से अजंता की गुफाओं में आपको मिलेगा। नेक्स्ट, ये हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है, उभरे नयनों की ज्योत पसरती जा रही है। यहाँ पर ऐसे दिखा रहे हैं कि बुद्ध जो हैं वो हाथ में कमल लिए खड़े हैं और उनकी प्रतिमा के बारे में बता रहे हैं कि उनकी छवि जो है ऐसे लग रहा है कि उभरे नयन, मतलब आंखों पर उनकी जो ज्योत है, जो उनकी चमक है वो हमारी पसरती जा रही है, यानी कि फैलती ही जा रही है। उनकी ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये यशोधरा, यशोधरा कौन है? उनकी पत्नी, उनकी पत्नी के बारे में बात करें। और ये यशोधरा वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी है, और उनकी जो पत्नी है वो भी क्या कर रही है? वो भी इस तरह से खड़ी है। त्रिभंग मतलब कि थोड़ी सी तीन जगहों से ऐसे टेढ़ी से, मतलब टेढ़ी आकृति होती है, मान लो फॉर एग्जांपल यूं करके ऐसे करके खड़े होते हैं ना, तो वैसे खड़ी है। मैं पूरा तो खड़े होकर नहीं दिखाऊंगी। तो त्रिभंग यानी कि तीन जगहों से मुड़ी हुई सी अलग सी आकृति में उनकी पत्नी खड़ी है। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? अजंता की जो गुफाएं हैं उनकी दीवारों पे जो चित्र बने हुए हैं उनमें किसी एक के बारे में बता रहे हैं, किसी एक चित्र के दृश्य के बारे में बता रहे हैं कि वहां पे कैसा बना। तो बुद्ध जी जो है वो कमल का फूल लिए खड़े हैं, और उनकी जो पत्नी है यशोधरा वो भी क्या ले रखी है? वो भी एक त्रिभंग की आकृति में खड़ी है। और ये दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए और गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते। अब यहाँ पर क्या है? ये वर्ड जो है महाभिनिष्क्रमण, इसका अर्थ क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग कर कहाँ चला जाता है? अपने ज्ञान की तरफ चला जाता है। सारी जितनी भी मोह माया होती है, जो भी घर परिवार होता है, उसको त्याग कर चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। तो बुद्ध जी जो है उन्होंने सारी चीजें, घर को त्याग कर वो ज्ञान के लिए चले गए थे, और अपनी बेटी अपनी वाइफ जो है यशोधरा, उसको राहुल जो है उनको वहीं छोड़कर, जहां पर वो थे अपने महल में, वहीं छोड़कर वो सब चीजें छोड़कर कहाँ चले गए थे? अपने आध्यात्म के लिए, अपने ज्ञान के लिए चले गए थे। तो गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते हुए, मतलब उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मुझे सब चीजें छोड़ के मुझे ज्ञान हासिल करना है, और वो वहां से चले गए थे। और ये नंद, नंद कौन है? नंद जो है वो बुद्ध जी के भाई थे, उनके बारे में बात कर रहे हैं। नंद अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था, और जिसे भिक्षुक बन जाना पड़ा था, बार बार वह भगाने को होता है, बार बार पकड़कर संग में लौटा लिया जाता है। उधर फिर वह यशोधरा है। अब यहाँ पे किसके सीन के बारे में बात कर रहे हैं? जब जो बुद्ध जी जो है वो जब चले जाते हैं, और चले जाने के बाद वो क्या करते हैं? उनके पत्नी और वही उनके बेटा वहीं थे, और वो वहां से चले जाते हैं। तो उनके भाई कौन है? नंद। नंद के वहां वो ऐसे भिक्षा मांगने जा रहे थे, तो नंद के वहां गए, तो उनकी पत्नी ने बोला, उनकी पत्नी कौन थी? सुंदरी। तो पत्नी ने बोला कि जाओ, कोई भिक्षा मांग रहा है उसको लौटा दो, उसको बोल दो कि जाओ। तो उसने बार बार गया और बोला कि कोई भिक्षा नहीं है, चले जाओ। तो जब वो चला गया, बार बार उसने किया, तो उसके बाद उसको जो बुद्ध जी हैं उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया, उन्होंने ऐसी चीजें बताई कि वो खुद भी, यानी उसके जो भाई हैं नंद, वो भी क्या बन गए? भिक्षुक बन गए, और वो उनके साथ चले गए, यानी अपने वो भी अपना राजवाज छोड़ के अपने भाई बुद्ध के साथ चले गए। तो ये चीज हुई। आगे, बालक राहुल के साथ बुद्ध आए हैं, पर बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह आए हैं। तो फिर क्या हुआ? बुद्ध जी जो है अपने घर आते हैं, तो अपने घर कैसे आए? यानी जब उनके मतलब उनको बुलाया गया कि भी घर आ जाओ, बहुत हो गया, राजपाट त्याग दिया, अब तो घर आ जाओ। तो जब वो घर आए, तो घर आके उन्होंने क्या किया? भाई पति की तरह नहीं आए, वो कैसे आए? भिखारी की तरह आए, और भिक्षा पात्र देहली में चढ़ा देते हैं, और जो भिक्षा पात्र जो लेके आए थे वो दहलीज पे रख देते हैं कि भाई इसमें मुझे भिक्षा दे दो। यशोधरा क्या दे जब उसका स्वामी भिखारी बन आया है? तो यशोधरा उसको क्या देती? जब उसका खुद का पति जो है वो भिखारी बनकर उसके सामने आया था, तो उसको भीख में क्या देती? क्या ना दे डाले। तो और उसके पास ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो उसको क्या दे, कि जब उसका पति ही भिखारी हो गया तो वो कुछ भी दे दे, कोई मतलब ही नहीं है। पर है ही क्या अब उसके पास? उसका मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद, अब जो सिद्धार्थ जी हैं उनके बारे में बोल रहे हैं कि भाई जब उसके पति ही इस तरह से उनके एज अ पति वो नहीं रहे, अब वो एक भिखारी बन चुके हैं, तो अब उनके पास सब कुछ लुट चुका है, तो और कुछ तो उनके पास देने के लिए है नहीं। सोना चांदी, मणि माणिक, हीरा मोती तो उस त्यागी
त्राता के लिए मिट्टी के मोल नहीं है। उसने क्या सोचा कि भाई इसको तो मैं सोना चांदी मोती वोती ये सब दे दूं तो भी उसका कोई मोल नहीं है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसने तो जब जग ही त्याग दिया है तो इन सब चीजों का तो उसके लिए कोई मोल नहीं है। पर हाँ है कुछ उसके पास, उसका बचा एकमात्र लाल, उसका राहुल। पर हाँ उसको ये था कि मेरे पास उसका एक लाल जो बचा है वो कौन है, उसका पुत्र जिसका नाम था राहुल। और उसे ही वह अपने सरबस की तरह बुद्ध को दे डालती है और उसको कहती है कि जो कुछ भी है सरबस यानी जो कुछ मेरा सर्व कुछ है वो यही है, मेरा पुत्र, इसको तुम ले जाओ, भिक्षा में तुम्हें चाहिए तो तुम इसको ले जाओ, तुमको और चीजों की तो कोई जरूरत नहीं है। और उधर वह बंदरों का चित्र कितना सजीव कितना गतिमान, उधर सरोवर में जल विहार करता वह गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ कर हथनियों को दे रहा है। वहां महलों में वह प्यालों के दौर चल रहे थे, उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है। उसका दम टूटा जा रहा है, खाने खिलाने बसने बसाने नाचने गाने कहने सुनने वन नगर ऊंच नीच धनी गरीब के जितने नजारे हो सकते थे सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकता है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि अजंता की गुफाओं में और क्या उनकी दीवारों पे और क्या क्या चीजें थी। तो भाई यहाँ पर था कहीं तो आपको क्या दिख रहा था, बंदरों का चित्र दिख रहा था, और बंदरों का चित्र ऐसा दिख रहा था मान लो बिल्कुल सजीव, यानी सामने हमारे बैठे हैं, और गतिमान यानी कि ऐसा लग रहा है कि फ्लो के साथ वो बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं कि पहले कैसे थे फिर कैसे थे फिर कैसे थे, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। उधर क्या हो रहा है, फिर आगे दिखा रहे हैं कि एक जल विहार में यानी सरोवर में जल विहार कर रहे थे कौन, गज लोग यानी कि हाथी लोग, और कमल दंड तोड़ तोड़ के किनको दे रहे थे, हथनियों को दे रहे थे कि भाई तुम खाओ। तो ये सारे चित्र उनमें दृश्य में दिख रहे थे। महलों में क्या दिख रहा था, कोई लोग जाम पे जाम चढ़ाए जा रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं। तो कहीं कहीं पर क्या हो रहा है, रानी जो है वो अपनी अंतिम यात्रा ले रही है, यानी रानी क्या अंतिम समय जो है अंतिम सांसें हैं वो ले रही है। तो कहीं पर नाच गाना हो रहा है, कहीं पर एंजॉय हो रहा है, तो कहीं पर आपको किसी चित्र में क्या दिख रहा है कि कोई जो है अपने मृत्यु के आखिरी पल जो है जी रहा है, उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने मतलब एक दूसरे को खिलाया जा रहा है, क्या क्या खाना बन रहा है वो सारे दृश्य दिखेंगे। बसने बसाने नाचने गाने वाले दृश्य आपको दिखेंगे। कहानी कहने सुनने वाले वानर नगर ये सारी चीजें दिख रहे होंगे। ऊंच नीच धनी गरीब यानी चित्रों से आपको दिख रहा होगा, हाँ भाई ये अमीर लोगों का दिख रही है चित्र, ये गरीब लोग हैं, उनके पहनावे से उनकी सारी चीजों से आपको ये सारी बातें देखने को मिलेंगी। तो ये चित्र जो है वो आपको कहाँ दिखेंगे, अजंता की दीवारों पर दिखेंगे। नेक्स्ट, बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन विचित्र कथाओं में है ही, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। तो भाई बुद्ध के जो इस जन्म की जो कथाएं हैं उनके बारे में तो है ही है, साथ ही साथ उन्होंने पिछले जन्मों में उनको कौन कौन से जन्म मिले थे उसके बारे में भी इस अजंता गुफाओं की दीवारों में आपको मिलेगा। क्या मिलेगा वो देखते हैं। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती है, यानी जो पिछले जन्म की जो कथाएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जातक। ठीक है, उनकी संख्या कितनी है, 555 है, और इनका संग्रह जातक नामक नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। मतलब बौद्ध लोग जो हैं वो इस चीज को बहुत ज्यादा मानते हैं। इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दी गई हैं, और इन्हीं कथाओं में से कुछ जो हैं अजंता की जो दीवारें हैं उन पर लिखा गया है। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने जो है गज कपि मतलब बंदर, ठीक है, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था। उन्होंने किन किन योनियों में क्या क्या मतलब किस किस टाइम पे कैसा कैसा जन्म लिया था उनके बारे में सारी कथाएं आपको मिलेंगी। और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए वे बलिदान हो गए थे, कि संसार के लिए उन्होंने त्याग करना, दया, क्षमा, ये सारी चीजें उनके अंदर बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने ये सभी चीजें भी आपको वहां से देखने को सीखने को मिलेगी कि उन्होंने किस किस तरह से क्या क्या किया था अपने जीवन में। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मानवोचित व्यवहार किया था, यानी वहां पर आपको ये भी दिखाएंगे कि जो पशु हैं, जो जानवर हैं, वो भी मानवोचित यानी मानव की तरह ही उचित व्यवहार करते थे। किस एक मनुष्य की तरह उनका सोचना, उनका व्यवहार करना, वैसी नैतिकता रखना, वो भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। किस प्रकार औचित्य का पालन किया, मतलब किस तरह से उन्होंने जो बातें किससे करनी है, कैसे रहना है, वो आप पशुओं से भी वहां से सीख सकते हो। ये सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया है, और ये सारी चीजें बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत असाधारण तरीके से, बहुत ही अलग तरीके से आपको वहां पे दिखाई गई हैं अजंता की गुफाओं में। और उन्हीं को दर्शाते समय चितेरों ने यानी कि शिल्पकार जो है उनके बारे में बोला है, अपनी जानकारी की गांठ खोल दी। जो शिल्पकार थे, जो ये चीजें जानते थे, उन्होंने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी, मतलब कि जितना उनको पता था वो सारी चीजें उन्होंने वहां पर चित्रों के माध्यम से वो सारी बातें बता दी, कि इसके बाद
कोई और अगर इस चीज को समझना चाहे तो वो यहाँ से चित्रों के माध्यम से देख सकता है। यानी उनके पास जो भी जानकारी थी वो सारी जानकारी इन चित्रों के माध्यम से दिखा दी। जिसने नगरों और गांवों, महलों और झोपड़ियों, समुद्रों और पनघटों का सहारा अजंता के उस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा है। मतलब सारी चीजें उसमें दिख रही हैं और वह चित्रकारी इस खूबी से संपन्न हुई है कि देखते ही बनता है। जुलूस के जुलूस हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम जादूगर के इशारे पर संभालने लग जाते हैं। यानी वहां के जो जानवर है वो भी अपने आप से, उनको पता है कि नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है। इस तरह से वो सारे के सारे लोग जो हैं, जितने भी जानवर हैं, वो अपना काम बहुत ही बखूबी से करते थे। ये सारी चीजें हमको अजंता की गुफाओं हैं उनकी दीवारों से आपको देखने को मिलेंगी। इन गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब 200 साल पहले ही शुरू हो गया था और वे 7वीं सदी तक बनकर तैयार भी हो चुकी थी। 7वीं सदी, ठीक है, 7वीं सदी वहां तक ही बनकर तैयार हो चुकी थी। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित है। मतलब यहाँ पर जो अजंता की जो गुफाएं हैं इसमें बहुत छोटी छोटी अलग अलग गुफाएं हैं। तो उसमें से कुछ गुफाएं जो हैं उसके बारे में बताया है और कुछ 2 गुफाएं जो हैं उनके लिए क्या कहा गया है कि वो इतनी पुरानी है कि उसमें कम से कम 2000 साल पुराने चित्र भी आपको सुरक्षित देखने को मिलेंगे। पर अधिकतर चित्र भारतीय इतिहास के सुनहरे युग यानी कि कब के हैं, 5वीं सदी और 7वीं सदी यानी गुप्त काल और चालुक्य काल के बीच के आपको मिलेंगे। तो ये आपको इसमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि भी अजंता में जो गुफाएं हैं वो भी अलग अलग अंदर बहुत सारी गुफाएं हैं, उसमें से किसी एक गुफा के बारे में बताया है। और वहां पर भी अधिकतर अगर आपको मिलेंगी तो कैसी मिलेंगी, आपको मिलेंगी इतिहास के बारे में जो कि गुप्त काल और चालुक्य काल के टाइम की है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अजंता संसार के चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल में इतने सजीव और इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने हैं। यहाँ पर चित्रकला जो है वो बहुत ही अनोखी थी और ऐसी चित्रकारी जो है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मतलब ऐसी चित्रकारी थी कि विदेशों के लोग भी उनके नमूने जो हैं खुद के लिए रखते थे कि हाँ हम भी इस तरीके से कुछ बनवाएं। तो ये सारी चीजें दिखती हैं। अजंता के चित्रों में देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया, यानी देश विदेश के जो लोग हैं उनको भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही है, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकर प्रभाव से वंचित न रह सका है। तो हर तरफ से लोगों को इसके लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित किया है कि क्योंकि यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है वो सिर्फ देखने भर से ही आप अपने इतिहास के बारे में जान सकते हो जो कि चित्रों के माध्यम से आपको दिखाई जाती है। तो ये था अजंता के बारे में बहुत ही छोटा सा सिंपल सा चैप्टर जो कि भगवत शरण उपाध्याय जी ने आपको बताया है एक लेख के माध्यम से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो गद्यांश समझ लेते हैं पहले। चैप्टर तो हम पूरा समझ ही चुके हैं, हम एक बार गद्यांश देख लेते हैं। निम्नलिखित अवतरणों के आधार पर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहले देखिए, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों के बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। अब एक रेखांकित है, इसमें आपको इसका अर्थ बताना है और मतलब व्याख्या करनी है और इसका ससंदर्भ लिखना है। सबसे पहले संदर्भ अगर देखें तो क्या है, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। अजंता में आप लेखक और मतलब पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट, रेखांकित अंश की व्याख्या। अच्छा, एक और बात, अगर आपको मिलता है ससंदर्भ और अगर मिल जाता है संदर्भ कि बोला जाता है ससंदर्भ लिखिए या बोला जाता है संदर्भ लिखिए, तो दोनों में क्या अंतर है। तो देखो, संदर्भ अगर बोला जाता है तो तब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लिखना है, बताना है कि कहां से लिया गया है। बट ससंदर्भ अगर उसके आगे ससंदर्भ लग जाता है, एक स और लग जाता है, तो इसका मतलब है कि जो गद्यांश आपको दिया गया है उस गद्यांश में ओवरऑल आपको बताया क्या गया है, तो उसको आपको 1 से 2 लाइन में बताना है कि इस गद्यांश में किसके बारे में बात की गई। अगर यहाँ पर ससंदर्भ लिखा होता तो आप वैसे तो आपको संदर्भ भी पूछा जाता है, बट आपको पता होना चाहिए कि संदर्भ और ससंदर्भ में क्या अंतर होता है। अगर ससंदर्भ आ जाता है तो उसमें आप एक और लाइन ऐड करोगे, क्या करोगे, वो आप गद्यांश में जाओगे, गद्यांश में पूरा गद्यांश पढ़ो और उसके अनुसार आपको एक मैसेज निकालना है कि इसमें क्या समझाया जा रहा है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें प्रस्तुत गद्यांश में हमें हमारे आने वाले मतलब
जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको प्राचीन चीजों के बारे में अवगत कराने के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से बता सकते हो कि पूरे गद्यांश में किसके बारे में बात हो रही है। क्लियर। अब देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है। तो रेखांकित अंश में उपाध्याय जी ने क्या बताया है। उपाध्याय जी ने मनुष्य का जीवन जो है वो क्या है, क्षणभंगुर है, यानी कभी भी खत्म हो जाने वाला जीवन है। मृत्यु उस सबको निगल के ले जाती है, बिल्कुल सबका अंत आता है। मृत्यु से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, वह है कृति यानी कि रचना। मनुष्य को कुछ ऐसी रचना कर देनी चाहिए जो अनंत काल तक स्थायी रहे। ये हम लोगों के लिए भी अप्लाई है। हमको अपने जीवन में ऐसा कुछ करके जाना चाहिए कि जब हम इस दुनिया से चले जाएं तो लोग हमारा नाम याद करें। तो हम तो चलो ठीक है, हम ऐसा तो नहीं होगा कि हम लिखने बैठ जाएंगे, लेकिन हम अपने कामों से वो चीजें कर सकते हैं ताकि आने वाले जो भी समय में कोई भी आएगा तो उसको हमारे बारे में पता रहे। तो ऐसे ही हमको अपनी रचनाओं के द्वारा अपनी चीजों को करना चाहिए। मनुष्य को कुछ ऐसी रचना कर देनी चाहिए जो अनंत काल तक स्थायी रहे, यानी आने वाले टाइम तक फिक्स रहे। जब तक वह रचना विद्यमान रहेगी उसके रचयिता का नाम जीवित रहेगा। जब तक उसकी कोई रचना होगी तब तक आपको याद किया जाएगा। लोग उसे भी याद करेंगे। किसी व्यक्ति विशेष को अगली पीढ़ी जाने और सैकड़ों हजार वर्ष के बाद आने वाली पीढ़ी भी अपने महान पूर्वजों की विशेषताओं और इतिहास में परिचित हो। इसके लिए मनुष्य को अनेक उपाय सोचें और उन उपायों को कार्य रूप में परिणत भी किया जाए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर किसके बारे में बताया है कि हमें अपने जीवन में ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई रचना करनी चाहिए, ऐसा कोई काम करना चाहिए जो आने वाली जो भी पीढ़ियां हैं उनको हम याद रहे कि हाँ भाई हमसे पहले ये लोग थे, इन्होंने हमारे देश के लिए ये किया, इन्होंने हमारे जीवन के लिए ये किया। ठीक है, तो अभी आप इसको भी, अब ये चैप्टर है लेकिन आपको इससे क्या सीखना है, आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है नॉलेज के लिए प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको जीवन में क्या करना है। आपको जीवन में भी ऐसा कुछ काम करके जाना है कि लोग आपको याद करें आपके अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए नहीं। पता चले कि हम तो गुंडागर्दी करेंगे तो उससे भी तो जाने जाएंगे, नहीं, वैसे नहीं है ना, अच्छे काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति ने आगामी पीढ़ी तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए क्या क्या किया। भाई क्या क्या किया, उन्होंने पहाड़ों को खोदा, ठीक है, और पहाड़ों को खोद कर उन्होंने कुछ कुछ आकृतियां बनाई, और जैसे पत्र जो है उन पर उन्होंने लिखा, तार जैसे खंबे, तार जैसे पेड़ होते हैं वैसे ही खंबों पर उन्होंने कुछ कुछ रचनाएं करवाई, चित्र बनवाए। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इंसान की खूबियों को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने कौन कौन से उपाय किए। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। अपनी बातों को आगामी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए व्यक्तियों को पत्थरों की चट्टानों पर संदेश लिखवाया, ऊंचे चिकने पत्थरों के खंबे बनवाए, तांबे पीतल के पत्थरों पर क्या लिखा, लेख लिखवाया, पर्वतों पर आगे पर गुफा बनवाई। तो ये सारी चीजें आप लिखेंगे। आगामी पीढ़ी तक पहुंचाई गई बातें आज हमारे लिए क्या स्थान रखती है, आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि हमको क्या है, वो हमारे लिए एक धरोहर है, जैसे उनकी एक अमानत जो है वो हमारे पास छोड़ गए हैं। इस तरह से आप जो हमने वर्ड्स पढ़े थे वो आप इसमें लिख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, लेखक की दृष्टि से अजंता की गुफाओं के निर्माण का क्या उद्देश्य है। तो उसका उद्देश्य सिंपल है कि भी सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद आने वाली जो भी पीढ़ी है उनको हमने पूर्वजों के बारे में पता हो। क्लियर। तो अपने देश के इतिहास के बारे में परिचित हो सके, लोगों को पता रहे कि हमारे देश में इससे पहले क्या था। तो इसके लिए ये सारी चीजें हमको करनी होती है। निम्नलिखित अवतरणों के आधार पर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फिर से एक और है, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला बनाया गया, ये हमने पढ़ा था, खोखला किया गया। फिर उसके अंदर भवन बनाए गए, बहुत सारी चीजें बनाई गई, मूर्ति बनाई गई, सारी दीवारों पर मूर्तियां, आकृतियां बनाई गई, कहीं पर हाथी, कहीं पर बंदर, ये सारी चीजें बनाए गए थे। मैं बांदर बोलने वाली थी, ठीक है। तो इस तरह से बनाए गए। अब रेखांकित वाले का क्या करना है देखते हैं भाई। सबसे पहले संदर्भ, तो संदर्भ हमने पढ़ ही लिया, इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की भीतरी दीवारों और छतों को विधिवत रगड़ के चिकना बनाया गया, फिर उसको प्लास्टर किया गया, फिर उस पर चित्र बनाए गए, फिर चित्र बनाकर उसमें कलर किए गए और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वो सजीव होके हमारे सामने आ रही है। क्लियर। तो इस तरह से हमने ये चीजें देखी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, गद्यांश के आधार पर बताइए। भाई पहाड़ों को जीवंत ऐसे बनाया गया, उसको काट कर भवन बनाए गए और छतें, दीवार, खंबे, ये सारी चीजें बनाई गई जिसकी वजह से वो सजीव दिख रहे थे, फिर उसमें रंग भर दिया। यानी यही क्वेश्चन आप इसमें आंसर में ये भी चीजें रिपीट कर सकते हो जो आपसे इससे पहले वाले में की थी। ओके, नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं व्याकरण संबंधी प्रश्न। तो व्याकरण संबंधी प्रश्न में वही उपसर्ग, समास, संधि, ये सब चीजें आने वाली हैं। सबसे पहले निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग पृथक कीजिए, अलग करना है उपसर्ग, कर सकते हैं यहीं पर ही। सबसे पहले है संदेश, आप लिखेंगे सन्देश, नहीं सन नहीं, समदेश होता है, ठीक है। समदेश, इन दोनों से मिलकर बनेगा संदेश। क्लियर। अभिराम तो अभी और राम,
सनाथ स और नाथ, विहंस वी और हंस, बेरहमी बे और रहमी, अद्वितीय अ और द्वितीय। लिखने का तरीका देख लीजिए कैसे लिखना है। आपको शब्द लिखना है, उपसर्ग और मूल शब्द को इस तरह से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट छोटा सा एक और क्वेश्चन है व्याकरण से रिलेटेड। क्या है? निम्नलिखित उपसर्गों के योग से तीन तीन शब्दों की रचना करनी है। तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, तो आपको सही से बिल्कुल लिखना है और लिखने के साथ साथ आपको देखना है कि जब मैंने इसको जोड़ा है तो उसका सही मतलब निकल रहा है, जब इसको अलग कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो सही मतलब निकल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि दुकान लिखते हैं, तो भाई दुकान अगर आपको कहोगे, कोई कहेगा कि दुकान में कौन सा उपसर्ग है, हम बोल देंगे भाई दुकान में तो दू उपसर्ग है। नहीं, दू उपसर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इनको अलग अलग कर रहे हो तो दू मतलब तो होता है बुरा, कान मतलब कान, और हम अगर जब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो जोड़ के तो दुकान एक अलग चीज बन रही है, और दू कान अगर अलग अलग है, उनका अलग अलग मीनिंग है, तो उन दोनों का मतलब क्या है? उन दोनों का मतलब है कि भाई बुरा कान, तो ना तो बुरा कान बन रहा है ना दुकान कोई जगह का नाम बन रहा है, तो ये उपसर्ग है ही नहीं। तो आपको जब भी उपसर्ग बनाओगे, कई बार हम उपसर्ग बनाएंगे तो तीन में से दो सही बनाओगे, एक आप ऐसा कुछ बना दोगे जिसको जोड़ के और अलग करके वो चीजें नहीं बन रही होगी। तो सार्थक शब्द बनना चाहिए, अलग उसका मीनिंग होना चाहिए, जब जोड़ो तो उसी से रिलेटेड, उसी के आसपास का होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप बोलते हो सुविचार, तो विचार और सु, तो सुविचार अगर बोल रहे हो तो विचार का मतलब थॉट है, सु मतलब है अच्छा विचार, तो अच्छा विचार, कैसा विचार? अच्छा विचार। जब साथ में बोल रहे हो सुविचार का मतलब भी वही निकल रहा है, जब आप उसको अलग अलग कर रहे हो तो उसका मीनिंग भी वही निकल रहा है। तो ये आपको चीज एक देखनी है, नहीं तो कई बार आपकी मिस्टेक हो सकती है। देखते हैं, सबसे पहले क्या दे रखा है? अति। अति से बना देना भाई, अतिक्रमण, अत्याचार, ठीक है, अतिवृष्टि, अतिवर्षा, ये भी लिख सकते हो, अतिवृष्टि ज्यादा सही रहेगा, वर्षा नहीं, अतिवृष्टि लिख सकते हो, तो अति से बन गया। उप से बना सकते हो उपकार, उपदेश, उपहार, उपसंहार, क्लियर। सु से बना सकते हो, जैसे अभी सुविचार कहा, ठीक है, सुयोग्य कहा, सुयोग कहा, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। वी से क्या बना सकते हो? वी से विज्ञान हो जाएगा, वी से विचार हो जाएगा, वी से विमान हो सकता है, ठीक है। परि से पर्यावरण हो सकता है, परिक्रमण हो सकता है, परिभाषा हो सकता है। अ से बना सकते हो, अ से तो बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको उपसर्ग से तीन तीन शब्द बनाने हैं। अतिरिक्त, अत्याचार, अतिक्रमण, उप से उपनाम, उपवन, उपकार, उपहार, ठीक है, उपसंहार, सु से सुमार्ग, सुकर्म, सुधार, ये बन गया। वी से विज्ञान, विषाद, वियोग, विहार, विचार, बहुत सारे हैं, विचार नहीं बनाना, ठीक है। परि से परिजन, परिपूर्ण, परिणाम, पर्यावरण भी लिख सकते हो, ठीक है। पर्यावरण में फिर क्या हो जाएगा? यण संधि वाला चीज आ जाएगी। अ से अविश्वास, अहिंसा, असुविधा, तो अ से तो बहुत सारे बन सकते हैं, किसी भी चीज का ऑपोजिट बनाना है तो बना सकते हो अ से। तो ये हो गए हमारे उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे ग्रामर से रिलेटेड। तो यहाँ पर आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ विद क्वेश्चन आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट जो है वो पद्य पाठ, जिसमें हम सूरदास जी से स्टार्ट कर देंगे, और बहुत ही जल्दी यानी अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक से हम बिहार भी स्टार्ट कर देंगे। और जब एक बार स्टार्ट हो जाएगा ना, तो फिर आप टेंशन फ्री रहो कि आराम से फ्लो के साथ जल्दी जल्दी आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद बाकी की चीजें भी कर लेंगे, और भी जितने भी वर्ड्स हैं उनको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।